हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हम किस तरीके से एक फाइबर को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने उसमें माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें बर्निंग टेस्ट के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे कि हम अलग अलग फाइबर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कॉटन फाइबर किस तरीके से माइक्रोस्कोप व्यू में कैसा आपको वो दिखाई देता है, केमिकल टेस्ट में उसका क्या रिएक्शन होता है, बर्निंग टेस्ट में उसका क्या रिएक्शन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप में आपका कॉटन का क्या व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फोटो में जैसे आप लोग देख रहे हो कि आपका राइट हैंड साइड आपका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है जो आपका किडनी की शेप में होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखो और ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको रिबन लाइक, देखिए आपको कैसे एक रिबन के जैसा ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये आपका अगर आप लॉन्गिट्यूडनल उसमें देखोगे माइक्रोस्कोप में तो ये आपको एक रिबन के जैसा आपको दिखाई देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्कोप इफेक्ट कैसा होता है कॉटन का माइक्रोस्कोप देखने पर। द कॉटन फाइबर इज अ सिंगल इलोंगेटेड सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें बोला गया है कि जो हमारा जो कॉटन फाइबर है ये माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा लगता है, ये एक सिंगल इलोंगेटेड सेल के जैसा ये होता है। जो हमारा कॉटन है ये कैसा होता है, ये एक सिंगल इलोंगेटेड सेल के जैसा होता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पर देखने पर इट लुक लाइक फ्लैट स्पाइरल ट्विस्टेड रिबन लाइक ट्यूब विद रफ ग्रेनुअल सरफेस। इसमें बोला गया है कि जो हमारा कॉटन फाइबर है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें एक खुरदुरी दानेदार सतह के साथ एक समतल सिरपिलाकार मुड़ा हुआ रिबन जैसा ट्यूब के समान दिखाई देता है। जैसे आपको इसमें बताइए, आपको समतल मतलब ये आपको फ्लैट स्पाइरल ट्विस्टेड रिबन लाइक, इसमें बोला गया है ये आपको सिरपिलाकार मुड़ा हुआ रिबन जैसा ट्यूब के जैसा ये आपको जो सरफेस है इसका आपको सरफेस दिखाई देता है। हाउएवर मर्सराइज कॉटन डज नॉट हैव नेचुरल ट्विस्ट। जो हमारा जो मर्सराइज जो कॉटन होता है उसका नेचुरल ट्विस्ट नहीं होता, प्राकृतिक जो ट्विस्ट है उसमें नहीं होता। द फिनिशिंग प्रोसेस मेक देम स्लोन स्ट्रेट स्मूथ एंड राउंड विद अ शाइनिंग सरफेस। इसमें बताया गया है कि जब उसमें हम फिनिशिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तब जाके वो क्या होता है, वो आपको एक स्ट्रेट दिखाई देता है, वो स्मूथ दिखाई देता है और वो आपको जो सरफेस है उसका वो राउंड उसमें दिखाई देता है, राउंड विद अ शाइनिंग सरफेस, मुड़ा हुआ आपको वो चमकदार उसका सरफेस दिखाई देता है। तो ये थी आपकी कॉटन की प्रॉपर्टी। जो कॉटन है आपका वो एक सिंगल इलोंगेटेड सेल है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें फ्लैट स्पाइरल ट्विस्टेड रिबन लाइक ट्यूब के जैसा, हमें ये रफ रेंगुलर सरफेस के जैसे ये हमें दिखाई देता है। आप इसको बोल सकते हो कि जो आपका कॉटन है ये आपको एक खुरदरी दानेदार सतह के साथ समतल सिरपिलाकार मुड़ा हुआ रिबन के जैसा, एक ट्यूब के जैसा ये आपको दिखाई देता है। और जो इसकी जो सेल होती है वो 200 से लेके 400 के घुमाव प्रति इंच की होती है। जो इसकी सेल है, जो आपके कॉटन की जो सेल है, थिन सेल है, वो आपकी 200 से 400 आपकी घुमाव प्रति इंच होती है। जो वो घुमी हुई जो सेल है वो 200 से लेके 400 घुमाव के, जैसे आप इसमें देख रहे हो ये जो आपकी सेल है ये जो घूमी हुई है ये 200 से लेके 400 कॉन्वोल्यूशन पर इंच पर ये घूमी हुई रहती है। आइए अब बात करते हैं बर्निंग टेस्ट। जो हमारा कॉटन है उसका बर्निंग टेस्ट क्या होगा। तो आइए, ये तो था हमारा माइक्रोस्कोप टेस्ट कि माइक्रोस्कोप में हमें कैसा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में ये हमें एक समतल सर्पिलाकार मुड़ा हुआ रिबन जैसा ट्यूब के समान दिखाई देता है। और अब हम बात करते हैं बर्निंग टेस्ट की। इग्नेट ऑन कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, comma, burn quickly and leave a yellowish to orange after glow when put out.
does not melt. It has the odor of burning paper, leaf or wood. The residue is a fine fluttery grey ash. इसमें बोला गया है जो हमारा कॉटन है, जब हम कॉटन को जलाते हैं तो कॉटन जो है बहुत जल्दी से ये आग के संपर्क में आ जाता है, और जो इसकी आग जब ये जलने लगता है तो जो इसकी आग है वो हमें कैसी दिखाई देती है, वो पीले रंग से लेके वो नारंगी, उसमें मतलब निकलती हुई जो उसकी लो है, आग की जो लो होती है वो हमें पीले रंग से नारंगी रंग के जैसी वो हमें दिखती है। और जो हमारा कॉटन है ये नहीं पिघलता नहीं है, मतलब ये डज नॉट मेल्ट, ये जो हमारा कॉटन है ये पिघलता नहीं है। इसमें कैसी ऑर्डर जो हमें स्मेल किसके जैसी आती है, पेपर के जैसी, लीव के जैसी, वुड के जैसी। जो हमें स्मेल जो कॉटन के जलने पर जो हमें स्मेल आती है, गंध जो आती है, वो कागज़ के जैसी, पत्तों के जैसी या फिर लकड़ी के जैसी हमें इसमें से स्मेल आती है। अगर मैं बात करूँ कि बची हुई राख, जो आपकी जो बची हुई राख होती है वो कैसी होती है, जो हमारा कॉटन है उसकी बची हुई राख जो है वो आपकी ग्रे कलर की होती है और वो बहुत ज़्यादा फाइन होती है, फ्लटरी होती है। ये बात करिए कि जो द रेसिड्यू इज़ जो बचा हुआ, जो जलने के बाद जो आपका कॉटन है वो बचा हुआ कैसा होता है, उसकी जो राख है वो कैसी होती है, जो इसकी राख है वो बची हुई कैसी होती है, आपके हल्के भूरे रंग की या फिर सफ़ेद रंग की, और ये बहुत ज़्यादा नर्म आपकी फाइन होती है। ये था आपका कॉटन का बर्निंग टेस्ट। जो बर्निंग टेस्ट है उसमें यही बताया गया है कि जो आपका कॉटन है, कॉटन फैब्रिक को जब आप जलाते हो तो ये आग को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचता है, और इसके बाद में जो इसकी आपको जलते समय जो आपको इसकी जो लो दिखाई देती है वो पीले रंग से लेके आपको नारंगी रंग तक का, आपको जो इसकी लो है वो बाहर निकलते हुए ऐसी दिखाई देती है जैसे पीले से आपको नारंगी रंग में आप जा रहे हो। पहले आपको पीला हल्का सा दिखेगा, फिर उसके ऊपर आपको एक ऑरेंज कलर की शेड सी दिखेगी। इस तरीके से आपको ये जलता हुआ दिखाई देता है। और ये जलते समय किस तरह की स्मेल करता है, कागज़ के जैसे, पत्तों के जैसी और लकड़ी के जैसी, पेपर, लीफ और वुड के जैसी ये स्मेल करता है। और जो इसकी ऐश है, जो इसकी राख है, वो किस कलर की होती है, ये ग्रे कलर की होती है, हल्के भूरे रंग की, या फिर ये आप बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा नर्म होती है। अगर हम इसको हाथ लगा के देखेंगे तो आपको जो कॉटन की जो राख होती है जली हुई बची हुई वो बहुत ज़्यादा नर्म होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। जो हमारा कॉटन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। अब हम बात करते हैं कि कॉटन का केमिकल टेस्ट क्या होगा। ट्रीटमेंट विद H2SO4। अगर हम कॉटन का ट्रीटमेंट करते हैं H2SO4 का तो हमें क्या रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। विद कंसनट्रेटेड H2SO4 द कॉटन फाइबर विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द सेलुलोज कंपोनेंट विल बी डिजॉल्व्ड। इसमें बोला गया है कि अगर हम कॉटन फाइबर को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम कॉटन फाइबर को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यानी जो हमारे सेलुलोजिक कंपोनेंट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो उसमें घुल जाएंगे। अगर हम बात करें सेकंड की, ये तो था हमारा कि जब हम H2SO4 को कॉटन फाइबर के साथ ट्रीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉटन फाइबर को आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट के साथ उसको ट्रीट करके देखेंगे। द आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम आयोडाइन इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइन। इसमें बोला गया है कि जो हमारा आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम इसमें 20 ग्राम आयोडाइन में हम घोलकर तैयार करते हैं। जो हमारा 20 ग्राम जो आयोडाइन है इसमें हम 100 मिलीलीटर जो हमारा पोटेशियम आयोडाइन है इसका सॉल्यूशन घोलकर तैयार करते हैं। तब जाके हमारा क्या बन के आता है, आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें ये चीज़ बोली गई है जो हमारा आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं 20 ग्राम आयोडाइन में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइन को। इनको घोलकर तैयार किया जाता है, इन दोनों को, आपके 20 ग्राम आयोडाइन को और 100 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइन को। जब हम इन दोनों को घोलकर तैयार करते हैं तब जाके हमारा जो सॉल्यूशन है वो तैयार होता है, आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन।
ठीक है। इसके बाद बोला गया है द सैंपल आर ट्रीटेड सम सेकेंड विद दिस सॉल्यूशन followed by rising with water. Unmercerized cotton will not be colored, whereas the mercerized cotton remain longer time dark blue to blue color. इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जो सैंपल है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को, जो हमारा जो कॉटन के जो सैंपल है, अब हम उनको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ये जो हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, हमारा ये जो आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है उसको अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको पानी से धो देंगे। तो जो हमारा अनमर्सराइज्ड कॉटन है उस पर कलर नहीं, उस पर जो कलर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा मर्सराइज्ड कॉटन है उस पर क्या होगा, जो रंग है वो एक लंबे समय के लिए रह जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो अगर डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू से वो ब्लू कलर का हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कॉटन की। सबसे पहली जो थी उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा कॉटन था उसको H2SO4 के साथ ट्रीट करके देखा था, और जो दूसरा था उसको आयोडाइन पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करके देखा था। इसके बाद हम बात करेंगे वूल कि जो आपका वूल है उसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा होता है। जो हमारा वूल है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में अगर हम इसको कट करके देखें तो जो हमारा वूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारा एपिडर्मिक्स, दूसरा हमारा कोर्टेक्स और तीसरा हमारा मेडुला। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो वूल है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा है। वूल फाइबर हैज़ इरेगुलर रफ सिलेंड्रिकल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर विद टैप्ड एंड। इसमें बोला गया है कि जो हमारा वूल है, जो हमारा वूल रेशा है वो पतले किनारों के साथ अनियमित, मतलब वो इरेगुलर, खुरदुरा, गोल और बहुकोशीय स्ट्रक्चर जैसा हम लोगों को दिखाई देता है। मतलब जो हमारा जो वूल है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, वो हमें इरेगुलर, रफली सिलेंड्रिकल और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के जैसा वो हमें दिखाई देता है, वो भी पतले किनारों के साथ, टैप्ड एंड के साथ, मतलब जो आपके पतले किनारे हैं उसके साथ ये आपको दिखाई देता है। Under a microscope, 3 basic layers are shown: epidermis, outer layer, cortex, middle layer, and medulla, inner layer. इसमें बात करी गई है कि जो हमारा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो जो हमारा वूल है वो हमें 3 लेयर में दिखाई देता है। पहला है हमारा एपिडर्मिस जो हमारी बाहर की लेयर होती है, दूसरा हमारा कोर्टेक्स जो हमारी मिडल लेयर होती है, और तीसरी हमारी मेडुला जो हमारी इनर लेयर होती है। मेडुला इज सीन ओनली इन कोर्स एंड मीडियम वूल फाइबर एंड दैट टू अंडर अ हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसमें बोला गया है कि जो मेडुला है ये हमें, जो इनर लेयर होती है ये हमें कब दिखाई देते हैं, जो मोटी ऊन होती है या फिर मीडियम जो ऊन होती है ये हमें खाली उसी में ही दिखाई देता है। जो मेडुला है, ये आपकी जो मेडुला लेयर है, जो आपकी सबसे इनर लेयर है, ये आपको कब दिखाई देती है, जब आपकी जो वूल है, वूल फाइबर कैसा है, वो मीडियम है या फिर वो थोड़ा सा मोटा है, ये हमें तभी दिखाई देती है। एंड दैट टू अंडर अ हाईली पावर माइक्रोस्कोप। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारी जो माइक्रोस्कोप पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो ये था आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपका जो वूल है वो कैसा दिखाई देता है, इरेगुलर, सरफेस सिलेंड्रिकल और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विद टैपिड एंड। मतलब ये आपको पतले किनारों के साथ ये आपको इरेगुलर, रफली सिलेंड्रिकल और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के जैसा ये आपको दिखाई देता है। और ये 3 लेयर में ये डिवाइड है। पहला आपकी एपिडेमिक्स, दूसरा आपका कोर्टेक्स और तीसरा आपकी मेडुला। अब हम बात करते हैं बर्निंग टेस्ट। जो हमारा वूल है उसका बर्निंग टेस्ट क्या है। वूल हमारा एक प्रोटीन फाइबर है। जो वूल है वो आपका एक प्रोटीन फाइबर है। वूल और सिल्क दोनों ही आपके प्रोटीन फाइबर के अंदर आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो वूल है उसकी बर्निंग प्रॉपर्टी क्या होगी। बर्न with an orange spirity color but does not melt. It sinks from the flame. It has a strong odor of burning hair or feather. The residue is a black
hollow irregular bead that can be easily crushed into a gritty black powder. It is self extinguishing, that is it burnt itself out. इसमें बात करी गई है कि जो हमारा जो वूल है उसमें क्या हम लोगों को जो इसकी फ्लेम है वो कैसी दिखाई देती है, हमें ये ऑरेंज कलर की जलती हुई दिखाई देती है। जब हम वूल का कोई भी सैंपल जला के देखते हैं जो उसकी फ्लेम है उसका कलर हमें कैसा दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। जो हमारी वूल है वो मेल्ट नहीं होता, वो क्या होता है, वो फ्लेम के पास जाते ही वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जो इसकी बर्निंग की जो स्मेल है वो कैसी आती है, वो हेयर के जैसी या फिर पंख के जैसी। क्या कह रहे थे कि जो हमारा जो ये वूल है जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें हमें किसके जैसी स्मेल आती है, बालों के जैसी या फिर पंख के जैसी इसमें हमें स्मेल आती है। इसके बाद इसमें बोला गया है द रेसिड्यू इज ब्लैक होलो इरेगुलर बीड दैट कैन बी इजली क्रस्ड इनटू अ ग्रिटी ब्लैक पाउडर। इसमें बोला गया है कि जो इसमें बचा हुआ जो ये काला और खोखला आपका होलो इरेगुलर जो बीड्स होता है इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से एक पाउडर में कुचल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये अपने आप बुझने वाला होता है। जो हमारा जो वूल जो फाइबर है होता है ये अपने आप ही बुझ जाता है और ये स्वयं ही जलता रहता है। तो ये था आपका वूल कि आपका जो वूल फाइबर है, वूल फाइबर आपका एक प्रोटीन फाइबर होता है जो जलते समय जो इसकी फ्लेम है वो आपको किस कलर की दिखाई देती है, ऑरेंज कलर की ये आपको दिखाई देती है। और ये जलता हुआ मतलब ये मेल्ट नहीं होता, इसके बजाय ये क्या होता है, ये आपका सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जो इसकी स्मेल है वो किसके जैसी आपको दिखाई देती है, आपको हेयर के जैसी या फिर आपको पंख के जैसी इसकी स्मेल दिखाई देती है। और जो इसकी जो बचा हुआ जो जलने के बाद जो बची हुई जो राख होती है वो आपको एक ब्लैक कलर की या फिर आप बोल सकते हो वो आपको होलो इरेगुलर बीड के जैसी आपको दिखाई देती है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो खोखला अनियमित मन का, इसके जैसी ये आपको दिखाई देती है। जिसको आप कन्वर्ट किस में कर लेते हो, इसको आप कुचल के एक राख के पाउडर में आप इसको बना लेते हो। तो ये था आपका कि आपका जो वूल है वो बर्निंग टेस्ट उसका कैसा होता है कि जलने के बाद जो हमारा वूल है वो पंख के जैसी या फिर आप बोल सकते हो ऊन के जैसी, बाल के जैसी इसमें स्मेल आती है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड, वूल का एसिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वूल इज अट्रैक्ट बाय हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डीकम्पोज कम्प्लीटली। इसमें बताया गया है कि जो हमारा वूल है वो अट्रैक्ट होता है हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा और पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाता है। It is in a general resistant to mineral acid of all strength even at high temperature through nitric acid tend to cause damage by oxidation। इसमें बोला गया है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सभी जो आपकी मिनरल एसिड के लिए एक सामान्य रूप से प्रतिरोधी होता है। ये आपके मिनरल एसिड जो होते हैं उनको क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर पे उनको क्या करता है, उनको रोकता है। मतलब ये उनको रोकता है, जो आपके जो मिनरल एसिड है उनको हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, रोकता है। जबकि निट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इसको नुकसान पहुंचता है, ये उससे डैमेज हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्कलाई की। इसका एल्कलाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द केमिकल नेचर ऑफ वूल केराटिन इज सच दैट इज अ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एल्कलाई सब्सटेंट। Wool will dissolve in caustic soda solution that would have little effect on cotton. Strong alkali effect on wool fiber but weak alkali does not affect wool। इसमें बोला गया है कि जो हमारा वूल केराटिन है, वूल केराटिन की केमिकल नेचर ऐसा है कि यह एल्कलाई सब्सटेंस के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। जो हमारा जो एल्कलाई सब्सटेंट है ये क्या है, ये एक सेंसिटिव है। जो हमारा जो वूल का जो केराटिन केमिकल जो नेचर है वो क्या है, जो एल्कलाइन है
वो सब्सटेंस क्या है इसके लिए सेंसिटिव है। और वूल कॉस्टिक सोडा के घोल में डिसॉल्व हो जाता है। जो वूल है वो आपका कॉस्टिक सोडा के जो घोल है उसमें क्या सॉल्यूशन है, उसमें क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, जिसका कॉटन पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है वूल पर, आप बोल सकते हो कि जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है ये वूल फाइबर पर प्रभाव डालता है, ये उस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जो हमारा कमज़ोर, जो हमारा वीक एल्कलाई है वो वूल फाइबर को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये था आपका एसिड और एल्कलाई का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वूल पर। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्क कि आपके सिल्क की को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो वो किसके जैसा आपको दिखाई देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो आपका सिल्क है वो किस तरीके का दिखाई देता है। Raw silk fiber composed of two filament has elliptical shape under the microscope। इसमें बोला गया है कि जो हमारा रो सिल्क है वो कंपोस्ट किया जाता है दो फिलामेंट से, और ये माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है, इलेप्टिकल शेप के जैसा ये दिखाई देता है। द टू फाइन एंड लस्टर फिलामेंट आर शोन क्लियरली लुकिंग लाइक ट्रांसपेरेंट रोड विथ ट्रायंगुलर शेप। इसमें बोला गया है कि जो दो हमारी फाइन और चमकदार जो हमारी फिलामेंट है वो क्लियरली किसके जैसी दिखाई देती है, वो हमें ट्रांसपेरेंट रोड के जैसी विथ ट्रायंगुलर शेप के जैसी वो हमें दिखाई देती है। वाइट सिल्क और तुषार फाइबर हैज़ डिफरेंट अपीयरेंस देन द कल्टिवेटेड सिल्क। इसमें बोला गया है कि जो हमारी वाइल्ड सिल्क है और तुषार फाइबर है ये इनका अपीयरेंस जो है, जो इनका देखने का, जो हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं वो हमें अलग दिखाई देगी। इट इज़ फ्लेंटेड कोमा कोर्स कोमा थिक एंड बॉर्डर्ड फाइबर हैविंग फाइन wavy line all across its surface, whereas cultivated silk is narrow fiber with no mark on it। इसमें बोला गया है कि यह फ्लैटेड, यह आपका फ्लैट मतलब यह आपका चपटा, कोर्स मोटा, थिक चौड़ा एंड बॉर्डर फाइबर होता है। मतलब ये जो आपका जो फाइबर है ये कैसा होता है, ये आपका फ्लैटेड, कोर्स, थिक और बॉर्डर फाइबर होता है, जिसकी पूरी जो सरफेस है, जिसकी पूरी सरफेस पर आपको फाइन और हैवी लाइन ये सब आपको देखने के लिए मिलती है। जो इसकी जो सरफेस है, जो इसकी जो कंप्लीट जो आपकी इसकी सरफेस है उस पर आपको क्या देखने को मिलता है, फाइन और हैवी लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। जबकि जो आपका नैरो फाइबर है, जो आपका कल्टीवेटेड सिल्क है वो आपका नैरो फाइबर है। आपका कल्टीवेटेड सिल्क नैरो फाइबर होता है जिस पे आपको कोई भी निशान देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये थी आपकी कि एक आपका जो आपका सिल्क है वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है। बर्निंग टेस्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि सिल्क की बर्निंग टेस्ट होती क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्न स्लोली कोमा बट डज नॉट मेल्ट, इट श्रिंक फ्रॉम द फ्लेम। इसमें बोला है कि जो हमारा सिल्क है ये धीरे धीरे से जलता है लेकिन ये मेल्ट नहीं होता, इसकी वजह ये क्या होना स्टार्ट होता है, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इट हैज़ द ऑर्डर ऑफ चेटेड मीट, सम से लाइक बर्न हेयर। इसमें बोला गया है कि ये हमें इसमें जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, जैसे मांस जो होता है, मीट जो होता है उसके जैसी आती है, या फिर कोई बोल सकता है जैसे बाल जले हुए बाल में जैसी हम लोगों को स्मेल आती है, सेम ऐसी हमें सिल्क का जो फाइबर होता है उसके जलने पर हमें स्मेल आती है। द रेसिड्यू इज ब्लैक होलो इरेगुलर बीड डेट कैन ईजिली टू बी अ ग्रिटी ग्रे इज ब्लैक एज पाउडर, इट इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग डैट इज इट बर्न इट सेल्फ आउट। ये इसकी जो हमारा जो सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर और वूल फाइबर की आपकी सेम प्रॉपर्टी होगी क्योंकि आपका दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके एक प्रोटीन फाइबर है। तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा सिल्क फाइबर होता है ये धीरे धीरे से जलता है लेकिन ये पिघलता नहीं है, ये जो है ये मेल्ट नहीं होता है। इसके बजाय ये क्या होता है, ये लो से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये फ्लेम के पास जाते ही क्या होता है, ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है। और इसमें कैसी स्मेल आती है, हमें मांस के जैसी स्मेल आती है, या फिर हम बोल सकते हो जो बाल होते हैं बाल के जलने पर जैसी स्मेल आती है, सेम वैसी हमें सिल्क के फाइबर के जलने पर जो स्मेल है वो आती है। और जलने के बाद
जो इसकी बची हुई राख है वो कैसी होती है, काले रंग की, या फिर हम बोल सकते हो उसमें एक होलो इरेगुलर बीड होता है, मोती के जैसी वो होती है, अनियमित मोती के जैसी वो खोखली होती है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है कुरकुरी ऐश में। जो आपकी कुरकुरी ऐश जो होती है उसमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो इसकी राख है वो भूरे काले रंग का इसका पाउडर होता है। तो ये था आपका बर्निंग टेस्ट होता क्या है सिल्क का। तो ये था कि हमारा जो सिल्क है वो सेम प्रॉपर्टी होती है हमारे सिल्क की, वूल के जैसे ही। ये धीरे धीरे से जलता है और जलने के बाद ये क्या करता है, ये मेल्ट होने के बजाय ये सिकुड़ना स्टार्ट करता है, श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है। और इसमें जो स्मेल है वो मीट के जैसी या फिर बर्न हेयर के जैसी इसमें से स्मेल आती है। और जो रेसिड्यू, जो बचा हुआ जो राख होती है आपकी, वो कैसी होती है, जो ऐश होती है, ऐश पाउडर कैसा होता है, ये आपका ग्रेस कलर का, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। और इसको क्या किया जाता है, इसके जो होलो इरेगुलर जो बीड्स है उनको हम क्या करते हैं, उनको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आसानी से आप कुचल कर क्या करते हो, किरकिरे पाउडर में उसको कन्वर्ट कर लेते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल टेस्ट सिल्क। अब हम बात करेंगे कि सिल्क की केमिकल टेस्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, कि जब हम सिल्क को केमिकल टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड में सिल्क का क्या इफेक्ट होता है। द फिब्रोइन ऑफ सिल्क कैन बी डिकम्पोज बाय स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू इट कॉन्स्टिट्यूट एमिनो एसिड। इसमें बोला गया है कि जब हम फिब्रोइन ऑफ सिल्क को स्ट्रॉन्ग एसिड द्वारा उसके अमीनो एसिड में डिकम्पोज किया जा सकता है। जो हमारा फिब्रोइन ऑफ सिल्क है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड द्वारा उसको अमीनो एसिड में डिकम्पोज किया जा सकता है। इसके बाद बात करिए इन मॉडरेट कंसंट्रेशन। अगर हम इसको मॉडरेट कंसंट्रेशन में देखें तो एसिड कॉजेज अ कंसंट्रेशन इन सिल्क। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम इसको मॉडरेट कंसंट्रेशन में देखें तो जो एसिड सिल्क है, एसिड जो है वो सिल्क में कंसंट्रेशन की कमी का कारण बनता है। अगर हम इसको किस में देखें, अगर आप इसको मॉडरेट कंसंट्रेशन में देखो तो जो एसिड है वो सिल्क में कंसंट्रेशन की कमी का कारण बनता है। जो एसिड है वो आपके सिल्क में कंसंट्रेशन की कमी का कारण बनता है। डाइल्यूट एसिड डू नॉट अट्रैक्ट सिल्क अंडर मिल्ड कंडीशन। इसमें बोला गया है कि जो आपका डाइल्यूट एसिड है वो हल्के परिस्थितियों में जो आपका सिल्क है सिल्क पर आक्रमण नहीं करता। जो आपका मिल्ड कंडीशन होती है उसमें जो आपका डाइल्यूट एसिड होता है वो सिल्क पर अट्रैक्ट नहीं करता। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्कलाई। जो एल्कलाई है उसका सिल्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सिल्क इज लेस readily damaged by alkali than wool. Weak alkalis such as soap, borax and ammonia causes little appreciable damage. Silk dissolve in solution of concentrated caustic alkali. इसमें बोला गया है कि जो हमारा सिल्क है सिल्क वूल की तुलना में एल्कलाई से कम डैमेज होता है। जो हमारा सिल्क है वो वूल की तुलना में एल्कलाई से क्या होता है, कम डैमेज होता है। और सोप, बोरेक्स और अमोनिया, ये जो हमारे जो कमज़ोर एल्कलाई होते हैं इनका बहुत ज़्यादा कम इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे वीक एल्कलाई, जो हमारे जो वीक कमज़ोर जो एल्कलाई है, जैसे हमारा सोप, बोरेक्स और अमोनिया, ये क्या करते हैं, ये कम इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे जो हमारा जो सिल्क होता है ये उस पर कम इफ़ेक्ट। सिल्क डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड कॉस्टिक एल्कलाई। इसमें बोला गया है कि जो हमारा सिल्क है वो कंसनट्रेटेड कॉस्टिक एल्कलाई के घोल में घुल जाता है। तो ये थी हमारी की केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर हम उसको इफ़ेक्ट एसिड के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है सिल्क का, और एल्कलाई के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसी के साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर जो था ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यार्न कंस्ट्रक्शन की, कि आपका एक यार्न किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। थैंक यू।